नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सिंपली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आगे नहीं बढ़ते। मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम इससे कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना पड़ता है। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड आगे आने वाले सालों में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के कीवर्ड को भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारा बहुत सा स्टैटिक का पोर्शन कवर हो जाता है। साथ ही साथ हम कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। इन सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू के साथ क्वेश्चंस को बनाता है। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को समझना, ठीक है, और ये समझना कि आगे आने वाले सालों में अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो उसमें भी हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई नेशनल हॉलीडे है तो क्लास नहीं होती। वैसे मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होती है, ठीक है। दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक हमने 61 क्लासेस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने 2014 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं करेंटली 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे लास्ट क्लास में फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हुए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बस इतना बहुत है। चलिए, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 कर लेना। आप अपना जो टाइम है आपका, वो आप वेस्ट मत करना। ठीक है, किसी ने अगर स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया तो मैं बता देता हूँ उसे। 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का। देखो, ये ऐसी चीज है जो उस टाइम पर करंट अफेयर्स में थी, तो ये पूछा गया। मैंने आपको क्या बोला हमेशा, करंट अफेयर्स आएंगी आपकी दो तरीके की। एक तरीका क्या होगा, जो कि स्टेट ऑफ फैक्ट है, जो आपको पता होना चाहिए। जो यूपीएससी हो गया है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसके बारे में पता हो, कोई भी नई चीज आ रही है तो। एक टाइप की करंट अफेयर्स होती है जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं होती, आपकी जर्नल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को समझने के लिए वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइप की करंट अफेयर्स को हम अपने करंट अफेयर के सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस, है ना। आप बहुत सारी जगह पर पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। जैसे कोई भी एक टॉपिक आ गया, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड पूरे के पूरे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, कैसे इसका स्टार्टिंग हुई, क्या हुई, मेंबर क्या है, ये वो सब कुछ पढ़ते हैं। पर मेरे करंट अफेयर के सेशन में मैंने क्या किया है, क्योंकि आप वो चीज़ कहीं और पढ़ ही रहे हैं, तो फिर से उन्हीं चीज़ों को बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो 100 क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ डेली बेसिस पे, जाके करंट अफेयर्स को निकाल के एक मंथली सेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी करंट अफेयर्स कर रहे होंगे, इट डजेंट मैटर। आप उन क्वेश्चंस को कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा क्या हमने रेलेवेंट चीजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ठीक है, ऐसे उस टाइम पर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस था। अब 15 सेकंड जीरो, सोच लो, समझ लो, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए। चलिए, अब देखिए जरा करना क्या है। अ, थोड़ा सा इसके बारे में ऐसा सोचो कि ये स्टेट ऑफ फैक्ट था। आज इसके बारे में आप कुछ पढ़कर, समझकर आगे फायदा नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज एक बार आ गई, अब फिर से आना इसका बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर बेस्ड था। तो अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे R2 है, R2 का मतलब है हमें दो आर ढूंढने हैं, दो आर हमें दिख गया, रिस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग, यही इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि ऐसे ट्रिक्स को आप रख सकते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, बट मैं वही बात बोलूंगा, अगर यहीं पर किसी और ऑप्शन में भी दो आर आ जाते फिर आप क्या करते।
ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज सुप्रीम है, और ये ऐसी चीजें हैं जो पढ़ी जा सकती है, ऐसी चीजें नहीं है जो कहीं से भी उठा के पूछ ली है, ये पढ़ी जा सकती है, तो इन्हें आप पढ़ लो। बाकी ऐसी टेक्स्ट लगाना चाहते हो R2 का मतलब 2 R होंगे, फिर आपने 2 R ढूंढे स्टेटमेंट में, हाँ यही स्टेटमेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज हो सकता है, बट हर बार नहीं होगा, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में ये किस लिए थी, इसकी जो फुल फॉर्म थी वो यही थी, रिस्पॉन्सिबल साइकिलिंग। क्या थी, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म थी। ओके, और इसी के अराउंड ये क्वेश्चन बना दिया, पर दोनों को साथ में नहीं रखा, क्योंकि अगर साथ में रखते तो आप शायद R2 देखकर कंपेयर करके आप क्वेश्चन तक पहुंच जाते, आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। तो इसको उन्होंने कोशिश करी इस तरीके से लिख के। अब देखो ये क्या है, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम एनवायरमेंटली और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। हमारी जो अप्रोच होगी वो रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रहेगी एनवायरमेंट को लेके, ताकि हम क्या कर सके, हम रिसाइकलिंग प्रोसेस को हर एक इंडस्ट्री में ला सके। बट इधर किसकी बात करी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए वही यहाँ पे मैंने लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। R2 Code of Practices is a standard for promoting environmentally responsible practices in electronic recycling industry, providing guidelines for safe and sustainable handling, refurbishment and recycling of e-waste to protect human health and the environment. अब देखो क्या ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि फिर से आएगा, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। बट आप इससे क्या ले जा सकते हैं, आप इससे ये लेके जा सकते हैं अपने साथ कि अब आपको कोई भी नई प्रैक्टिस आ रही है, कोई भी नई टर्म आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी करंट अफेयर्स मुझे भी पता है ऐसी आती है, जिसे आप कितना ही पढ़ लें आप उसे नहीं कर सकते। तो हम उसे टारगेट में रखेंगे नहीं, हम उन्हें टारगेट में रखेंगे जिन चीजों को हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इधर क्या है, मैंने आपको क्या बोला, अब एक बात बताओ, आप पूरा इन्वायरमेंट पढ़ोगे, क्या वहां पर आप कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है, फिर आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स, कोई भी प्लांट आ गया, बस इधर नाम चेंज कर दिया, तो क्या आप सबके बारे में हर एक चीज जान सकते हैं, याद कर सकते हैं? खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे, मुझे वो भी पढ़ने हैं, मुझे उनके फैक्ट्स भी याद करने हैं, क्योंकि वहां से तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टेट ऑफ फैक्ट्स नहीं पता होनी चाहिए, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या इन स्टेटमेंट्स में ऐसा कुछ लिखा है जो कि गलत हो सकता है। जो स्टेटमेंट्स बहुत ही नॉर्मल होंगी, ठीक है, बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि डिसेंट स्टेटमेंट्स होंगी, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ठीक होंगी, ये तो इसे क्या ही गलत करेंगे, बट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करे गए हैं, एडजेक्टिव्स ऐड करे गए हैं, स्टेटमेंट को और ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं कि आपको सही दिखवाने के लिए उसमें और चीजें ऐड करी गई हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स को, जो बिल्डअप स्टेटमेंट्स है, उन्हें आपको निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, है ना। 61 क्लासेस में हमने ये सारी चीजें देखी हैं, तो आज इस क्लास में भी देखेंगे, है ना। बट 15 सेकंड्स देता हूँ, आप उन चीजों को खुद फाइंड करने की कोशिश करिए। जो भी नए बच्चे हैं उनको शायद ये उतना सेंस ना बनाए, बट हाँ, जो फर्स्ट क्लास से इस क्लासेस को देख रहे हैं, उनको ये चीजें बहुत ज्यादा सेंस बनाएगी कि हाँ, अब हमें समझ में आ गया किस स्टेटमेंट को निकालना है। मैं वही कह रहा हूँ, फिर से एक और बात कहूंगा, ये सारी चीजें प्लीज हर एक क्वेश्चन में लगाने की कोशिश मत करना, उन क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करना जो कि आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस आए, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में ये सब लगेगा, है ना। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में तो आपको वैसे ही नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें प्लीज आप नॉलेज से ही करना, ठीक है। तो आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए, पहले ना लास्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक सी, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। क्या लिखा, मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, कॉपर स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग प्लांट का मतलब क्या है, रॉ कॉपर आया, रॉ कॉपर आया, रॉ कॉपर आया, रॉ कॉपर में आपको बहुत सी इंप्योरिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सी इंप्योरिटीज देखने को मिलेगी, उसमें से हमें प्योर कॉपर अलग करना है, उसमें से हमें प्योर कॉपर अलग करना है, ठीक है।
अब इस प्योर कॉपर को अलग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने होंगे। उस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी, वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर देखने को मिलेंगे और बहुत सारी गैसेज हैं वो भी रिलीज होंगी। अब मैं वही कहता हूँ, अगर सल्फर डाइऑक्साइड 0.0000001% भी रिलीज होती है तो वो एज अ पॉल्यूटेंट बाहर देखने को मिल रही है। और वैसे भी यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि वहां से होती ही है, यहाँ पे लिखा है मे रिलीज, मतलब कि हो सकती है। तो अब एक बात बताओ, ऐसी स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकती है? ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं होती, ठीक है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी दी गई, एक पॉसिबिलिटी दी गई, ये सही है, ठीक है। जहां पर ये नहीं होगा मैं निकाल दूंगा स्टेटमेंट को बाहर की, चल निकल, ठीक है। अब स्लैग हमने वर्ड देखा था, स्लैग हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी चीज की स्मेल्टिंग करते हैं, किसी चीज को हम प्योर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, उस टाइम पर बाय प्रोडक्ट निकल के आता है भाई, बार क्या आता है? बाय प्रोडक्ट। अब कॉपर स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो कॉपर का स्लैग ही निकल के आएगा, एक बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा, है ना। तो क्या होगा कि अब क्या बोले, कैन कॉज, क्या कैन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। द लीचिंग ऑफ सम एक और चीज दे दी कि उनमें से कुछ ही जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कॉज कर सकते हैं? जो हैवी मेटल्स हैं वो एज लीच हो सकते हैं इन्वायरमेंट में। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटी वाली चीजें स्टेटमेंट में देखने को मिल गई। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ कुछ ही हैवी मेटल्स में से भी कुछ ही हैवी मेटल्स जो है वो लीच होके एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। क्या ऐसी बातें ठीक नहीं होगी? मैंने क्या बोला? जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको जब देखने को मिल रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, आप उसे सही मानिए, वो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने बोला है हैवी मेटल्स में से भी कुछ ही हैवी मेटल्स लीच हो सकते हैं, होंगे ही नहीं, हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पर क्या कंफ्यूजन आई, देखो, दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटीज। अब देखो मे लिखा है, हमने यही समझा कि हाँ कर सकता है, कर भी नहीं सकता, ठीक है। बट ये बोला गया है कि इनमें से भी जो निकल रही है वो क्या लीथल क्वांटिटीज होंगी? आप देखो हर जगह क्या बोला है, कॉपर स्लैग ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें से निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, बट इधर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी कि लीथल क्वांटिटी निकल रही है। अब द थिंग इज दिस कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकलती तो है, बट क्या लीथल क्वांटिटीज में निकलती है? नहीं, लीथल क्वांटिटीज में नहीं निकलती है, ठीक है। वो उसमें से निकलती है, बट उसका वो प्राइमरी या वाइड स्प्रेड कंसर्न हमें कॉपर स्मेल्टिंग में नहीं देखने को मिलता है। अब देखो वो ऐसे लिख सकते थे, दे मे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, जैसे उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ लिखा, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, लीथल क्वांटिटीज, कि वो इस क्वांटिटी में निकलता है कि जिसमें जानलेवा हो, वो लोगों के लिए या जानवरों के लिए, समझे, या एनवायरनमेंट के लिए, प्लांट्स के लिए, समझे इस चीज को। यही मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं वर्ड्स को आपको पकड़ना है, इन्हीं चीजों को आपको पकड़ना है उन क्वेश्चंस में जो आउट ऑफ द ब्लू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 राइट आंसर है, 1 गलत हो जाता है। अब शायद आपको चीजें सेंस बना रही होगी कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ठीक है। ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। ये वो चीजें हैं जो आपने सही कर ली अगर, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में कॉपर स्मेल्टिंग होता क्या है, मैंने वो आपको समझा दिया, बट यहाँ पे लिखा है, ये हाई हीट प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग कॉपर और टू एक्सट्रैक्ट इम्प्योर, मतलब कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्प्योर चीजें हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्योर मेटल। प्योर मेटल में क्या, प्योर कॉपर की बात यहाँ पे करी गई है ना, प्रोड्यूस कॉपर फॉर फर्दर रिफाइनिंग इनटू प्योर मेटल, ठीक है। तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स में निकलेंगे, वो बाय प्रोडक्ट्स क्या है इधर मैंने लिखा हुआ, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है भाई? पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपको जब सेशन हो जाता है उसके अगले दिन ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और चीज, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि ईयरली बेसिस पे आप पीडीएफ को दे दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने डेली बेसिस पे आपको जो सेशन है उसकी पीडीएफ पहुंचाना शुरू करा था। बट मैंने आपको बोला था कि मैं ईयरली बेसिस पे सब मतलब कि आपको करके दे दूंगा। मतलब कि अगर 15 लेक्चर्स हैं तो आपको पता है कि 5 लेक्चर्स में यूजुअली पूरा हो जाता है, पूरा का पूरा सेशन 5 से 6 सेशंस में। अब उसको मैं एक पीडीएफ बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा, बट मैंने बोला था संडे तक पहुंचा दूंगा, बट अभी थर्सडे हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा पाया। रीजन बीइंग कि मैं संडे से ही अभी तक ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से
वो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि क्लास लेना ही बड़ा मुश्किल है और मैं क्लास ले रहा हूँ फिर भी कॉन्टिन्यूसली, है ना। तो बस आज मैं घर पहुँच गया हूँ वापस, है ना, ट्रैवलिंग खत्म हो चुकी है मेरी। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, आज रात तक ही दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विद रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल, ठीक है, इतने सारे ऑयल्स हैं, अब उसमें से भी फर्नेंस ऑयल्स के बारे में पूछ लिया। अब वही है ना, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, इनके बारे में यूजुअली आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम कैसे क्वेश्चन करें क्योंकि सॉल्व तो करने हैं, है ना। हमें 85 से 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं 95 कर लो, 100 कर लो, सारी कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 85 से 90 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हवा बन जाते हैं, उसे मैं समझता हूँ। तो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल इन 10 क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट मैं उनके लिए बोलूँगा जो मेरे जैसे लोग हैं, आप 90 तक भी सॉल्व कर देंगे, 85 टू 90 वो भी बहुत है, ठीक है। चलिए, बट एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, है ना। समझ के करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, विद रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप उसे पढ़िए, समझिए, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। 15 सेकंड्स है आपके पास। चलिए, देखिए, अब फर्नेंस ऑयल के बारे में हम कुछ पढ़ते तो है नहीं, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते थे, है ना। ये देखिए कि क्या स्टेटमेंट सिंपल है, क्या कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं किया गया है, क्या बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली हैं नहीं मिली। ये देखो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। आप मुझे बताओ, एक ऑयल है फर्नेंस ऑयल, ठीक है, एक टाइप का ऑयल है, तो हमें ऑयल रिफाइनरी से ही तो देखने को मिलेगा, और कहाँ से देखने को मिलेगा। ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। अब देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसमें से हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से भी अगर समझ लो कि दो तीन इंडस्ट्री भी इसका मतलब यूज कर रही होंगी, दो तीन इंडस्ट्री भी, मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, बट बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज होता है, बट मैं छोटे लेवल की बात करता हूँ कि दो तीन इंडस्ट्री भी अगर यूज करी होगी पूरी इंडिया में, तो वो सम में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो आप सोचो, इतना बड़ा इंडिया है, इतनी सारी पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इनका यूज नहीं होगा अगर, तो कहाँ होगा। समझे इस चीज को। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, देखो होता क्या है, पावर जनरेट करनी है, जो फर्नेंस ऑयल होता है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना, वो बहुत हाई होती है। इस वजह से इन्हें पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। बट फिर भी हमें इतना नहीं भी पता है, तो भी हमें दिख रहा है कि कुछ है इंडस्ट्रीज जो यूज करती हैं टू जनरेट पावर, ठीक है, हो सकती है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया। इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट। अब देखो कितना सिंपल है, अगर आप पिछले क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, अगर उसको आप यहाँ पे देखो, अगर उन्हें गलत करना हो तो वो ऐसे लिखते हैं कि उसका जो यूज है, जब हम फर्नेस ऑयल को यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो सल्फर एमिशन निकलता है, वो क्या होता है, वो लीथल क्वांटिटीज में निकलता है, या फिर बोलो कि वो लीथल होता है। ऐसी चीजें जब लिखी गई नहीं है, जब सिंपली आपको बता दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट की जगह कि की तरह कि फर्नेस ऑयल जो है वो सल्फर एमिशन करता है, किसमें, एनवायरनमेंट। अब सोचो, इतनी सिंपल चीज बोली, ये नहीं बोला कि सबसे ज्यादा प्राइमरीली सल्फर एमिशन ही होता है, क्या ये बोला सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सल्फर एमिशन ही निकलता है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, इट्स यूज कॉजेस 0.0001% भी अगर निकल रहा है तो हाँ, उससे निकलता है, तो बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता था इसके बारे में, फर्नेंस ऑयल के बारे में, पर फिर भी आपने देखा कि स्टेटमेंट सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझाया गया है, कुछ उसमें ऐसी चीज, ऐसा वर्ड ऐड नहीं किया गया है जिससे वो और ज्यादा हमें मतलब कि विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट सही हो। तो ऐसी स्टेटमेंट सही होती है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ना। ये बात याद रखना, हर चीज आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो आपको सब कुछ नहीं आता होगा पेपर में, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप कितना ही पढ़ लो,
मैं आपसे कह रहा हूँ आप 5 साल लगा के 10 बुक पे भी महारत हासिल कर लोगे ना। 10 क्या, मैं कह रहा हूँ 5 साल लगा के आप 20 बुक्स पे भी कर लेते हो महारत हासिल, ठीक है, तो भी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज यूपीएससी वांट्स योर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। यूपीएससी नहीं चाहती कि आपको हर एक फैक्ट याद हो। यूपीएससी चाहती है कि क्या इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, क्योंकि आपका काम भी ऐसा है। जब आप कहीं पर ऑफिसर बनेंगे तो आपको लोगों से काम करवाना है, आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, आपके पास एकेडमिक के महारती लोग होंगे। आपको जाके काम नहीं करना, आपको काम करवाना है, आपको पता होना चाहिए इनको कहाँ पे यूज करना है। समझे इस चीज को? इस वजह से वो लोग भी ऐसे चाहते हैं जो इन बातों को समझे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आगे आने वाले सालों में अब फर्नेंस ऑयल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है तो किसी ना किसी स्टेटमेंट में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया है तो बिल्कुल स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो बनेगा नहीं बनेगा वो तो पता नहीं, बट हाँ स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो देखो फर्नेंस ऑयल क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ये एक रेसिडुअल प्रोडक्ट है। रेसिडुअल का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। कहाँ से हमें मिलता है? जब हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। अरे यार, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्योरिफिकेशन का, ठीक है, ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन ऑयल रिफाइनरीज। किससे रिलेटेड है? मतलब ये किसका बाय प्रोडक्ट है, किसका रेसिडुअल प्रोडक्ट है? क्रूड पेट्रोलियम का। तो अब अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो अब ये लाजमी है कि वो इस वर्ड को यूज करेंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बोला गया इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्रैक्शंस रिमेनिंग आफ्टर लाइटर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोल डीजल केरोसिन। मतलब कि जब आप क्रूड पेट्रोलियम में से प्योर चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, प्योर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन, तो उसके रेसिड्यू की फॉर्म में क्या निकल के आता है सामने? फर्नेंस ऑयल देखने को मिलता है सामने, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आप पढ़ सकते हैं कि डार्क कलर्ड होता है, विशेस होता है, ठीक है, और ग्लूटिनियस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इतना डीप में वो नहीं पूछते, बट हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि क्रूड पेट्रोलियम जो है उसको जब हम क्या करते हैं, उसको हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होता है तो ऐसा रेसिड्यू हमें देखने को मिलता है, और प्योर फॉर्म में क्या निकलता है? पेट्रोल डीजल केरोसिन, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज इसका इसलिए किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी काफी हाई होती है, इस वजह से इसे पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है ना। कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स हाई सल्फर कंटेंट हमें यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। ओके, ये चीज आपको देखना है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न ये है। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो भी चीज कीवर्ड इंपॉर्टेंट आपको दिख गया ना, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है ब्लू कार्बन। अब ब्लू कार्बन उस टाइम पर न्यूज में रहा होगा, बट ये क्वेश्चन डुएबल है चाहे आपने पढ़ा हो इसके बारे में, नहीं पढ़ा हो। आपको पता है कार्बन वो भी ब्लू, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमें ओशन से मिल रहा होगा या वाटर बॉडी से मिल रहा होगा। अब पूरे के पूरे चारों की चारों स्टेटमेंट्स में एक ही जगह बात करी गई है ओशन की, कि वो कार्बन जो कैप्चर करी गई है ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा, उसे हम ब्लू कार्बन बोलेंगे। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। देखो क्या होता है कि जो कार्बन है वो नेचुरली आपको पता है कि ओशन में और कोस्टल इकोसिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। अब वो स्टोर कौन करता है यहाँ पे ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम में? यहाँ पे वो स्टोर करते हैं, जैसे आपको मैनग्रूव्स देखने को मिलेंगे। मैनग्रूव्स देखने को मिलेंगे, आपको पता है मैनग्रूव जो है उनकी जैसे हम कहते हैं कि मैनग्रूव जो है हमारे इंडिया में कम होते जा रहे हैं, और इस वजह से हमें ये कंसर्न देखने को मिला है कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर असर असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से वहां से ये क्वेश्चन आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्लू कार्बन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैनग्रूव्स हो गए, सॉल्ट मार्शेस हो गए, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास, है ना, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे मतलब कि चीजें हैं ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम की, जो ब्लू कार्बन मतलब कि जो कार्बन की सीक्वेस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो जो भी कार्बन कैप्चर होती है ओशल एंड कोस्टल इकोसिस्टम में उसे ब्लू कार्बन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एक स्टेटमेंट में। तो प्लीज अब ब्लू कार्बन का मतलब याद रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये अब इन्वायरमेंट का और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो एक बार पूछ लिया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला गया है इन द नेचर which of the following are most likely to be found surviving on the surface without soil? अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हैं। फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी जो लास्ट क्लास में आ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी लिखवाने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है ना? और इसीलिए आज के सेशन में मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। और प्रॉब्लम ये आई है मेरे लैपटॉप में, जो मुझे पता चला है आज मैं वापस आया हूँ, तो इसे मैं ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने इतने दिन तक ट्रैवल कर रहा था तो नहीं करवा पाया। देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसका फ़ैन वर्क नहीं कर रहा लैपटॉप का। अब इसका फ़ैन चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे लैपटॉप से आपकी क्लासेस ले लूँ, बट फिर भी अगर एक दिन कभी बीच में क्लास नहीं होती है तो आप समझ जाना कि क्यों नहीं हो रही, ठीक है? अब देखो, अब ये भी चीज़ आप यूजुअली अपने मतलब कि कोर सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा इनमें से ऐसा मतलब कि आपको जीव है जो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है नेचर में, जो सॉइल के बिना भी ग्रो कर सकता है। ठीक है? अब ये आपने जैसे हम बोलते हैं कि बेस कॉन्सेप्ट में एक भी क्वेश्चन का जवाब है, तो कैसे करें? आपको एक ऑप्शंस को देखकर कि चारों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, चारों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको क्या समझ में आया कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना है जो मुझे पता। आपने देखा है कि जो मशरूम्स है वो कहीं भी उग जाते हैं, बट हाँ बेसिक चीज जो उन्हें चाहिए वो चाहिए सॉइल। तो मुझे पता है कि मशरूम तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी उग जाएंगे, है ना? तो उनका क्या सीन है, उनका ये है कि सॉइल तो चाहिए। तो मुझे पता है कि फोर मेरे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो मैं कट उठाकर कहाँ पे पहुंच गया? मैं पहुंच गया दो ऑप्शन पर। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। फर्न हो गए, लिचन हो गए या लाइचन हो गए, जो भी आप बोलना चाहें, मॉस हो गए। अब इनमें से कौन सी चीजें हैं, अब आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? बट फिर वही बोलूंगा कि क्वेश्चन ये हार्ड था, है ना? इतना ज्यादा सॉल्वेबल नहीं था। बट हाँ, जब अब मशरूम, मॉस, लिचन और फर्न के बारे में चीजें पूछ ली गई हैं, तो अब आपको जरूर पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि आगे आने वाले सालों में हो सकता है सिर्फ मॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दे, लाइचन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दे, फर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दे, मशरूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दे। और अब आपको पता चलेगा कि अभी जो शायद 2024 या 2025 में आपको मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। और मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस करे जाते हैं और प्रेडिक्ट किए जाते हैं कि जो ऑप्शन में देखने को मिला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये बिल्कुल बनता है कि फर्न, लिचन या लाइचन और मॉस से रिलेटेड भी आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो 2026 हो, 2027 हो, 2028 हो, पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लाइचन एंड मॉस, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि रॉक सरफेस पे भी जो है वो आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो ये आपको ऐसी जगह है जैसे रॉकी सरफेस हो, वहां पर भी उगते हुए दिख जाएंगे, ठीक है? प्लस ट्री के बाक्स होते हैं ना, वहां पर भी उगते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉपर सॉइल चाहिए टू ग्रो, ठीक है? बाकी फर्न को और मशरूम को चाहिए, इन दोनों को नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन है 2 3 करेक्ट है, बट हाँ इट वाज हार्ड, ठीक है? बट अब हमें जो चीजें पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दिया, तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा चीजों को समझना। फर्न क्या होते हैं? फर्न वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम जरूर देखने को मिलेगा। जाइलम किस में हेल्प करते हैं? जाइलम जो है वो मिनरल्स एंड वाटर बॉडी में पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। और फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन चुका है उस फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है? तो एक वास्कुलर प्लांट क्यों बोले गए हैं? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। इनके बारे में आप बेसिक्स अपनी 10th की फिजिक्स फिजिक्स बायो में पढ़ सकते हैं, ठीक है? रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय स्पोर्स
इनकी ट्रू रूट्स देखने को मिलती है। अब रूट्स कहाँ पे होगी? रूट्स हवा में तो होगी नहीं, रूट्स कहाँ पे होगी? सॉइल में होगी। तो मतलब ऑब्वियसली इनको सॉइल चाहिए। आप क्या करना, आप अभी जब ये क्लास देख रहे हो तभी एकदम से फाइंड कर लेना फर्न की फोटोज, तो आपको पता चल जाएगा फर्न कैसे दिखते हैं। ठीक है, स्टेम्स हमें देखने को मिलती है, लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, और कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें? मॉइस्ट शेडी एनवायरनमेंट, बट समटाइम्स ग्रोइंग एज एपिफाइट्स ऑन अदर प्लांट्स और रॉक। एपिफाइट्स का मतलब क्या है? अब देखो सम टाइम्स बोला है ना, हमेशा नहीं। एपिफाइट्स का मतलब है किसी चीज के ऊपर, बस इतना याद रखना। एपी मींस ऊपर। आगे बढ़ते हैं। लाइचन या लिचन, है ना, ये एक्चुअली इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसके साथ? फंगस के साथ। ठीक है, किसके साथ होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? फंगस के साथ होता है और एल्गे के साथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना, या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। बट मैं वही कहूंगा, लाइचन आपको याद रखना है कि हमें रॉकी सरफेस पे भी, ट्री के बाग पे भी, मतलब कि सॉइल हमें नहीं चाहिए, मतलब कि जरूरी नहीं है इसकी फॉर्मेशन के। ऐसे मॉस है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट, नॉन वैस्कुलर प्लांट से अब आप समझ गए होंगे कि इसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ट्रू रूट्स इसमें नहीं होती है। लास्ट ट्रू रूट्स का मतलब है कि नहीं होती है, रूट स्टेम्स भी नहीं होती, लीफ भी नहीं होती। ठीक है, क्या करते हैं ये? डायरेक्टली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू इट्स सरफेस। ओके, उसके बाद मशरूम्स के बारे में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे हमें टॉक्सिक मशरूम्स भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे मशरूम्स ऐसे भी हैं जो कंज्यूमेबल हैं। ठीक है, तो वही चीज इसके बारे में यहाँ बताई गई है जो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट मैं यही कहूँगा, ऑप्शन में जो दिख जाए आप प्लीज उसे डीप में पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं कह रहा हूँ ये सीरीज मिड फेब तक एंड हो जाएगी। आपको उसके बाद ये नहीं करना कि आपने प्रीवियस ईयर छोड़ दिया, नहीं। अगर आपका मन करता है कि मैं और स्टडी करूँ इसके ऊपर, आपको करनी है। बट एटलीस्ट 3 बार, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली देख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 3 बार ही आपको ये रिवाइज करनी ही है। कम से कम 3 बार ही बोल रहा हूँ। जब आप ज्यादा से ज्यादा ये रिवाइज करेंगे, चाहे आप क्लासेस को फिर से देखिए, फर्स्ट डे 1 से फिर से स्टार्ट कर दीजिए, है ना, दो क्लासेस एक दिन में खत्म करिए। बट अब आपके लिए चीजें करना आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया। बट अगर आप नहीं चाहते फिर से क्लास देखना, कोई बात नहीं। बट आपने जो नोट्स बनाए, पर्सनल नोट्स या पीडीएफ, उससे आप जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। 3 से ज्यादा बार पढ़ लेना, पर कम से कम 3 बार पढ़ना वापस। ओके, अब which one of the following is used in preparing natural mosquito repellent? अब वही है, ये चीज भी हम कहाँ पढ़ते हैं, है ना, यूजुअली नहीं पढ़ते। करंट अफेयर्स में आ गया तो पढ़ लिया, नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट आपको बाकी सारी ग्रास के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने आगे मेंशन कर दिया। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह कौन काम करता है? लेमन ग्रास काम करती है। कौन करता है? लेमन ग्रास काम करती है। देखिए, कांग्रेस ग्रास क्या होती है? ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हाईली इन्वेसिव है। तो अब आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस ग्रास एक इन्वेसिव ग्रास है। ठीक है, इन्वेसिव ग्रास का मतलब है कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर ये आ गई तो वहां के लोकल इकोसिस्टम को ये खत्म कर देती है, लोकल एनवायरनमेंट को खत्म कर देती है। और क्या करती है कि अपने, जैसे कांग्रेस ग्रास कहीं पे आ गई तो अब वहां की जो इंडिजीनियस प्लांट्स है ना, वहां के जो इंडिजीनियस प्लांट्स है उन्हें खत्म कर देंगे और खुद ग्रो करना शुरू करेंगे। उन्हें इन्वेसिव बोलते हैं। टॉक्सिक वीड है, कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है ना। और इसको क्या बोलते हैं? गज्जर घास। ये याद रखना, ये टर्म बोली जा सकती है। गज्जर घास के नाम से इसे इंडिया में जाना जाता है। स्किन एलर्जीज हमें देखने को मिलती है, इससे रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं और एग्रीकल्चरल लॉसेज हमें देखने को मिलते हैं अगर कहीं पर ये ग्रो हो रही है तो। ठीक है, तो कांग्रेस ग्रास के बारे में प्लीज ये याद रखना, आगे आने वाले साल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एलिफेंट ग्रास, एक टॉल एलिफेंट के नाम से समझ जाओ कि टॉल ग्रास। ठीक है, perennial tropical grass used for livestock fodder, erosion control and in some pest management strategies। तो इसके पॉजिटिव यूज है एलिफेंट ग्रास के, तो आप इसे याद रखना प्लीज। ठीक है, लेमन ग्रास अभी हमने देख लिया, एक फ्रैग्नेंट फास्ट ग्रोइंग ग्रास है, साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है? एज अ क्विजीन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एज ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट ड्यू टू इट्स लेमन सेंट। ठीक है, उसके बाद नट ग्रास की बात करें तो एक कॉमन परसिस्टेंट वीड है। वीड क्या है? वीड ऑब्वियसली क्या करता है? इन्वेसिव होता है ना। तो हमें ये गार्डन और फील्ड्स में देखने को मिलेगा।
ठीक है, नोन फॉर इट्स अंडरग्राउंड ट्यूबर्स एंड डिफिकल्टी इन इरेडिकेशन। अब क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं, विच इज द कॉमन एंड परसिस्टेंट वीड फाउंड इन गार्डन एंड फील्ड्स। उसका नाम क्या है, तो याद रखना नट ग्रास है। क्या है, नट ग्रास। क्वेश्चन बनेंगे, मैं यहाँ से बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हार्ड बोल सकते हो, बट इट वाज सॉल्वेबल। सॉल्वेबल क्यों था, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने साइनोबैक्टीरिया और डाई एटम्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर उसने उस टाइम पर किसी ने प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया होगा तो वो इसको आराम से कर सकता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ऑप्शंस भी इसी तरीके से बनाए थे कि दो 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 दो, तो हमें इतना तो पता था चार में से दो ही करेक्ट है। अब हमें इतना कंफ्यूजन खत्म हो गया कि चारों करेक्ट होंगे या तीन करेक्ट होंगे, एक करेक्ट होगा, नहीं, ये कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, दो ही करेक्ट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, समझ लो, और उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए, साइनोबैक्टीरिया। अब ना, जब आपको अगर कोपॉट्स के बारे में या फोरामिनी फेरा के बारे में पता हो ना पता हो, डजंट मैटर, बट आपको पता था कि जो ये डाई एटम्स हैं और साइनोबैक्टीरिया है, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में ही करवाया था कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो अगर आपको डाई एटम्स के बारे में भी नहीं पता होता, बट सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के बारे में पता होता, तो वैसे ही आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते, है ना। बट इन दोनों के बारे में मैं मानता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा कि कोपॉट्स या फोरामिनी फेरा क्या होते हैं, बट इन दोनों के बारे में पढ़ा, तो वहीं से आंसर मिल चुका था। बट अब आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले, कोपेपॉट्स या कोपॉट्स, कोपेपॉट्स या फिर फोरामिनी फेरा से। तो अब इनके बारे में जरा आप पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये बताओ ना कि ये क्या होते हैं, तो सॉल्व करना क्वेश्चन को इजी हो जाता है। ये क्या है कि एक्चुअली टाइनी क्रुस्टेशियंस हैं। अब क्रुस्टेशियंस क्या होते हैं, देखो ऐसे क्रीचर्स जिनका अंदर का पार्ट तो सॉफ्ट होता है पर बाहर थोड़ा सा हार्ड शेल देखने को मिलता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे क्रैब, प्रॉन्स, है ना। तभी तो इनको लोग खाना मतलब कि खाते हैं, क्योंकि अंदर का पार्ट इनका सॉफ्ट होता है, ऊपर का ही हार्ड शेल होता है बस, है ना। तो ये कोपॉट्स का एग्जांपल याद रखना, क्रैब हो गए, प्रॉन्स हो गए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक और लिखवा दे तो श्रिम्प हो गया, जो मुझे लगता है कि आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले सालों में कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे आने वाले सालों में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, क्रुस्टेशियंस है, ये वाइटल पार्ट है जू प्लैंक्टन के। ठीक है, जो दैट कंज्यूम phytoplanktons and other small organisms serving as a key food source for fish and other marine life। अब जो क्रैब है, प्रॉन्स है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर तो है नहीं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर में आ भी कह सकते हैं, है ना, ये तो खुद बाकी जीवों को खाते हैं। समझ गए इस बात को। तो कोपॉट्स अब आपको पता चल गया होगा क्या है। साइनोबैक्टीरिया अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इन्हें ब्लू ग्रीन algae भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ब्लू ग्रीन algae जो है, ये क्या करते हैं, ये एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह हम इन्हें देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एज अ ये फूड सोर्स है बाकी सारे कंज्यूमर्स के लिए, है ना। जैसे लैंड में आपको ग्रास देखने को मिलती है, ऐसे ही वहां पे ब्लू ग्रीन algae है, ये समझ लो। ठीक है, ये करेक्ट है। ये फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, मतलब कि फोटोसिंथेसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे हम डाई एटम्स की बात करते हैं। ठीक है, डाई एटम्स क्या है, ये एल्गे है, समझ लो एक टाइप के एल्गे हैं, बट एल्गे और इसमें डिफरेंस क्या है कि वो एल्गे जो सिंगल सेल्ड है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम डाई एटम बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाई एटम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। आगे आने वाले सालों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा डाई एटम से, लिख के बता। ठीक है,
और ये क्या देखने को मिलता है, हमें ओशंस में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ये भी अपना खाना कैसे बनाएंगे, जितने प्राइमरी प्रोड्यूसर थे वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। अब फोरामिनीफेरा जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगल सेल्ड एमीबॉइड प्रोटिस्ट। एमीबॉइड मतलब अमीबा, प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्ट, आपको पता ही है, विच शेल्स दैट यूज सूडोपोड्स टू कैच फूड। आपको पता है कि जो अगर अमीबा कहीं लिखा है तो उसके वो क्या करता है, वो अपने फूड को ग्रैब करने के लिए अपने हाथ निकालता है। आपको देखो ऐसे अमीबा आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये फूड पार्टिकल समझ लो, ये थोड़ा आगे आगे बढ़ा, यहाँ पे इसे फूड पार्टिकल देखने को मिला, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये क्या करेगा, इसको फूड पार्टिकल देखने को मिला है ना, तो ये अपने सूडो हैंड्स निकालने की कोशिश करेगा। सूडो हैंड्स निकालेगा। सूडो हैंड्स का मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये इसके हैंड्स नहीं है, बट इसने ऐसा देख रहे हैं हम कि ये अपने हैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, थोड़े टाइम बाद ये ऐसे एनगल्फ कर लेता है और ये फूड पार्टिकल थोड़े टाइम बाद ये बीच में जो मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस, और ये फूड पार्टिकल आपको इसकी बॉडी के बीच में देखने को मिलेगा, फिर ये इसे कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसे सूडो हैंड्स देखने को मिल रहे हैं, इसे ही सूडो पॉड्स कहते हैं, ठीक है। तो सूडो पॉड्स ये यूज करता है टू कैच फूड, प्राइमरीली फीडिंग ऑन algae, बैक्टीरिया, डेट्रिटस। डेट्रिटस होता है मतलब कि वो जो डेड और डीके होते हैं, ठीक है। मेकिंग देम कंज्यूमर रादर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये दूसरी चीज को खा रहा है, फोटोसिंथेसिस तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है, वहां पे उसे कंज्यूम कर रहा है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। तो प्लीज ये याद रखना कि फोरामिनीफेरा क्या है, एक सिंगल सेल्ड एमीबॉइड प्रोटिस्ट है। ये वर्ड आप याद रखना, ठीक है, प्लीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हेजहॉग, मार्मोट और पैंगोलिन। हेजहॉग, मार्मोट और पैंगोलिन। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आप कभी कर सकते हो कि कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो रोल अप हो जाते हैं, मतलब कि अगर उन्हें दिख रहा है कि सामने कोई प्रेडेटर आ रहा है तो वो एक बॉल की तरह रोल अप हो जाते हैं, ठीक है, एक बॉल बन जाते हैं, समझ लो। तो ये चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। तो यार अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप प्लीज उन्हें छोड़ देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज छोड़ देना। इन क्वेश्चन को गलत करना ज्यादा आसान है, ठीक है। राइट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है कि कोई दो करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो दो करेक्ट होगा या तो एक करेक्ट होगा। अब वही यहाँ पे जब एक नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो फिर से बोलते हो 50% से कम कट ऑफ जा रही है, देयर इज अ रीजन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाना कहीं करंट अफेयर में, ये मत करने लगना कि हर एक चीज के बारे में पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, हर एक स्पीशीज के बारे में पढ़े जा रहे हो, ऐसी बेवकूफी मत करना। क्वेश्चन आया, इट वाज नॉट सॉल्वेबल, कोई बहुत सारा भी पढ़ लेता फिर भी उसको नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप भी इस बात की टेंशन मत लो, ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे एग्जाम में जो आपको देख के लगेगा अरे भाई क्या करूं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। यार सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आपको उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जो आपके हाथ में है, जो डुएबल है, जो आप कर सकते हैं। उनको प्लीज साइड में कर देना जो आपके लिए करना मुश्किल है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो अब ना इसमें जो हेजहॉग है और जो पैंगोलिन है, जो हेजहॉग है और जो पैंगोलिन है, ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दो ऐसी स्पीशीज हैं। जब भी सामने इन्हें कोई प्रेडेटर देखने को मिलेगा तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को क्या करें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 1 and 3 करेक्ट है। अब ये दिखते कैसे हैं एक बार देख लो तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये क्या है हेजहॉग, ये क्या है मार्मोट और ये क्या है पैंगोलिन, ठीक है। मार्मोट ऐसे दिखते हैं। अब इनको आप नहीं कर सकते कि ये अपने आप को रोल नहीं करते हैं, जब प्रेडेटर देखते हैं भागने की कोशिश करते हैं, बट ये इतना नहीं भाग सकते हैं। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को रोल कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। पैंगोलिन तो वैसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर माना चाइना में सबसे ज्यादा इसको क्या किया जाता है, जैसे हम कहते हैं एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों इसे एक्सप्लॉइट करने का रीजन है, इसे बोलते हैं कि इसके अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इस वजह से। अब आपने इन्हें देख लिया तो आपको समझ में आ गया, बट मैं ये कहूँगा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। अब जब ऑप्शंस में देखने को मिल गए हैं ये, तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कुछ पूछ ले अगर ये न्यूज में होंगे तो इनसे रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एंड
दिस वाज समथिंग जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पर भी किसी रीजन की वजह से रहा होगा न्यूज में, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो है वो क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों न्यूज में था। एक्चुअली हुआ क्या था, इसके ना दो एम थे। इसके एम थे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके एंड को कंप्लीटली रोकना है 2030 तक। मैंने ऐसे लिखता हूँ, बाद में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं आगे लिख दूंगा, चलो छोड़ो, आगे लिख दूंगा, अभी आप इतना देखो। तो इसका जो फोकस था वो ये था कि 2030 तक क्या करेंगे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके लॉस को कंप्लीटली रोक देंगे, एंड 2020 तक आधा जो मतलब कि लॉस है उसे रोक देंगे। तो क्या हुआ कि 2021 का पेपर है, अब 2021 में पेपर है, तो 2020 में कोई रिपोर्ट आई होगी जिसमें ये बताया गया होगा कि ये काम हो पाया था, नहीं हो पाया था, कितना हो पाया था, क्या हो पाया था, क्या नहीं हो पाया था। तो ये 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया गया। और यही चीजें मैं कवर करता हूँ करंट अफेयर्स में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स को कर लेना, करंट अफेयर्स को कर लेना। कहीं से भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलूंगा उसे पढ़ना छोड़ो। मैं बस एक चीज बोलूंगा कि अगर महीने में मैं आपको सिर्फ 4 घंटे में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप उस 4 घंटे को देख सकते हो महीने में। आपको ऐसी चीजें वहां देखने को मिलेगी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो था इसमें 5 स्टेटमेंट थी, बट इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से बताया कि आपको इतना पता है, या तो कोई 3 स्टेटमेंट ठीक है, या तो कोई 2 स्टेटमेंट ठीक है। अब जो भी चीजें गलत है ना, वो आप तभी गलत कर सकते हो अगर आपको दिखेगा कि अगर आपने उस टाइम पर इसे एज अ करंट अफेयर पढ़ा होता, तभी आप कर सकते हो। नहीं तो चीजें मुश्किल है, बट फिर भी कुछ स्टेटमेंट है इसमें जो एकदम ही गलत है, ठीक है। उसको तो मैं फालतू में निकाल देता एकदम, तो मैं आंसर तक आसानी से पहुंच जाता। आप भी उसे ढूंढने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपके पास है 15 सेकंड, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। चलिए, अब देखिए करंट अफेयर की चीज थी, तो बोला गया इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड इन यूएन क्लाइमेट समिट 2014। नहीं पता भाई, यहाँ वो 2015 भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, बट मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो वो ये कहते हैं ना, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि डेटा दिख गया तो उसे गलत मार दिया, ऐसा मत करना कभी भी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला है, अगर एक स्टेटमेंट में दो से ज्यादा या दो से ज्यादा डेटा देखने को मिलते हैं, तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं वो गलत हो। बट अगर एक ही डेटा दिया गया, प्लीज उसे गलत मत करना। बहुत जगह वो ठीक भी होते हैं, बहुत जगह गलत भी होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ फालतू की ट्रिक्स को फॉलो मत करना, ठीक है। अब ये देखो, ये कितनी सिंपल स्टेटमेंट है। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन, ग्लोबल टाइमलाइन। मैंने बताया वो ग्लोबल टाइमलाइन क्या थी, 2030 तक टोटल लॉस नेचुरल फॉरेस्ट का रोकना है, और 2020 तक हाफ लॉस जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट का रोकना है। ये ग्लोबल टाइमलाइन थी, ठीक है, टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब ये कितनी जर्नल स्टेटमेंट है, इसमें आपको कोई डेटा नहीं दिया गया था कि क्या ग्लोबल टाइमलाइन है, बस इतना बताया गया कि एक ग्लोबल टाइमलाइन है, कोई डेटा नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैं इसे सही मानूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, तो कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। और हमें देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होगा। मान लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है या नहीं है, देखो कुछ होती भी है, कुछ नहीं भी होती है। बट वही कहूंगा कि फॉरेस्ट जो है उसके लॉस को रोकना लीगली बाइंडिंग है नहीं है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं, है ना। और रूल्स में आपको पता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट छुपी पड़ी है। तो अब उसको मतलब कि इसको साइन करने के बाद अगर वो डेवलपमेंट रुक जाएगी, क्योंकि लॉस ऑफ फॉरेस्ट रोकना है, तो मुश्किल है बहुत कि वो लीगली बाइंडिंग हो, ठीक है। बट फिर वही बात है, नहीं पता तो मैं इसको भी छोड़ देता, बट मेरे को पता है अभी तक सेकंड ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि ये दोनों तो नहीं होंगे।
124A25 है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझता हूँ मैं और देखता हूँ। इट इज द एंडोर्समेंट बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। अब मैं इस स्टेटमेंट को क्यों ठीक करता, बस कॉमन सेंस से। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडिया में हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर करना हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी करना हो, इंडिजिनियस कम्युनिटीज को और गवर्नमेंट को तो जोड़ना ही पड़ेगा। बिग कंपनीज अगर आपके लिए सेंस नहीं बनाती, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट और इंडिजिनियस कम्युनिटीज को तो उसमें मतलब कि इंक्लूड होना ही पड़ेगा। और यहाँ पे नहीं लिखा कि ओनली गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस, मतलब कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स भी यूज नहीं करेगा। तो एक जर्नल चीज है जो सेंस बना रही है हमारे लिए, जो सेंस बना रही है हमारे लिए, तो आप उसको सही मानते। इंडिया वॉज वन ऑफ इट्स साइनेटरीज एट इन इट्स इंसेप्शन। अब क्या था ना कि अगर यहाँ पे इतना लिखा होता ना, इंडिया वॉज वन ऑफ दी साइनेटरीज या इंडिया इज वन ऑफ दी साइनेटरीज, तो मैं ना कंफ्यूज हो जाता। लेकिन जब बोल दिया ना इन्होंने एट इट्स इंसेप्शन, एट इट्स इंसेप्शन मतलब कि जब ये बनाई गई तभी इंडिया इसकी साइनेटरी थी, तो मेरे को समझ में आ गया था कि इन्होंने एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करी है, यहाँ पर हमारे साथ ये खेल रहे हैं। अगर वो यहाँ पे लिख के छोड़ देते ना इंडिया, इंडिया वाज वन ऑफ द साइनेटरीज, तो मैं थोड़ा सा सोचने पे पड़ जाता कि इंडिया है या नहीं है। पर जैसे ही उन्होंने लिखा एक्स्ट्रा चीज समझा रहे एट इट्स इंसेप्शन, तो मैं समझ गया था ये तो गलत होनी ही है। अब वैसे भी जब 2 और 4 मुझे पता था कि ये जर्नल स्टेटमेंट है, सही होनी है, तो 2 और 4 वाली एक ही स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे डेटा दिया गया, पर डेटा तो करेक्ट हो गया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक डेटा दिखते ही आप उसे गलत मार दो? नहीं, मत मारना, किसी की बातों में मत आना, ठीक है। कई डेटा ठीक हुए, कई गलत हुए, बट हाँ ये देखा गया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेटा है, वो जर्नल स्टेटमेंट गलत ही होती है 99% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप उसमें जाके रिस्क ले सकते हो, बट जिसमें से एक डेटा दिया उसमें रिस्क मत लेना। जो नहीं समझ में आ रहा उसमें डैश मारो, आगे बढ़ो। जो आप समझ सकते हो कॉमन सेंस से कि ये तो ठीक हो गई, उसे आप पहले करेक्ट कर लेना, वहां से ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तो वो वाली स्टेटमेंट्स आती है ओनली वन ओनली टू, बट यार जैसे हम वहां तक पहुंचेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें भी करना सॉल्वेबल, उन्हें भी करा जा सकता है, ठीक है। बट बात वही है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते तो मैं बता देता हूँ कि यार जब ऐसी चीजें आती थी तो कट ऑफ भी तो हाई जा रही थी, जब वो ओनली वन ओनली टू वाली स्टेटमेंट आ रही है, अब कट ऑफ भी तो कम जा रही है। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि ये चीजें वहां पे यूज नहीं होगी, तो फिर कर लिया आपने पेपर क्लियर, नहीं कर सकते फिर। तो अंडरस्टैंड करो, जितना हम यहाँ से ले जा सकते हैं, जितनी चीजें प्रीवियस ईयर से हेल्प करके अपने करंट पेपर में हेल्प ले सकते हो उतनी ले लो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट अभी भी पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ने पड़ेंगे, पर आज की हेल्प से हम आगे आने वाले फ्यूचर में अगर 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर भी एक्स्ट्रा ला पा रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, वो हमारे लिए गलत नहीं है, वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, वो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। तो उसको इस तरीके से मत लेना, उसको इस तरीके से लेना कि हाँ कुछ पॉजिटिव ही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, ठीक है, सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स। न्यूरो मतलब कि आपको पता है कि जो हमारी नर्व से रिलेटेड चीजें हैं उसे हम न्यूरो बोलते हैं। तो न्यूरो डीजनरेटिव मतलब कि हमारी नर्व्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा राइट है जहां से मतलब कि ये एज हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट देखने को मिलते हैं, न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं कौन? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। आपको मैग्नेटाइट पार्टिकल्स के बारे में एक चीज और याद होनी चाहिए कि ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर रखते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे क्या रखते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर रखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मोस्ट मैग्नेटिक ऑफ ऑल द मिनरल पार्टिकल्स, या मिनरल लिख देता हूँ, मिनरल्स इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। प्लीज ये याद रखना, आगे आने वाले सालों में ऐसी स्टेटमेंट भी देखी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अब मैग्नेटाइट पार्टिकल आ गया है, तो मैग्नेटाइट पार्टिकल से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया, ठीक है। आगे देख लेंगे इसके बारे में। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ये चीज भी आप कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ोगे क्या कहीं इन्वायरमेंट में, फिर आप कितनी इन्वायरमेंट पढ़ते जाओ, कितनी स्पीशीज को याद करते जाओ, बट अगर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ कितना पढ़ लोगे, कितना कर लोगे। अब देखो जरा,
इसलिए कहता हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स को तो बहुत थॉरोली पढ़ो, कोर सब्जेक्ट्स को, कि एक भी कोर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन पूछा गया है वो गलत नहीं होना चाहिए। चलो हिस्ट्री को मान लेते हैं कि क्वेश्चनेबल है, कि एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं कर पाते, मिडिवल के बहुत सारे सेंसलेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में चलो मान लेते हैं कि आपने 60% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। पर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये आपके क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसे आप छोड़ सकें। ओके, कोर सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, बार बार बोल। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद होम्स, विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइंस। अब देखो तीन चीजें जो है ना, मुझे यहाँ पर मतलब कि मुझे इतना पता था अगर किसी भी चीज का पार्टिकल निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा होगा या कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब मुझे यहाँ दिख गया, चलो ब्रेक्स में मेटल्स यूज होते हैं, ब्रेक्स में, उसमें फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है, ठीक है, जिस फ्रिक्शन से पार्टिकल्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चनेबल था, बट मुझे पता था कि ऐसा हो तो सकता है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, इसमें से तो निकलेगा, बहुत सारे पॉलिटिक्स इसकी वजह से निकलते हैं, तो इनमें से एक ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने तो इसे सही माना था। अब माइक्रोवेव स्टोव भी अगर लिखा होता तो मैं सही मानता, बट इन्होंने क्या किया, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, मतलब इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज क्यों ऐड करी, मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया जब भी ये किसी चीज को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में आया था कि अगर ये कटने की कहीं आशंका होगी ऑप्शन में तो मैं इसे काट दूंगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ इतना लिखते हैं माइक्रोवेव स्टोव, जैसे उन्होंने पावर प्लांट लिखे, जैसे उन्होंने टेलीफोन लाइंस लिखी, तो मैं मान लेता। बट मेरे लिए क्वेश्चन था कि इन्होंने विद इन होम्स क्यों लिखा, तो मैं इसे गलत मानता। पावर प्लांट्स अब नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे, बट मुझे इतना पता था पावर प्लांट्स एक पावर प्लांट जो है उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो एक मैग्नेटाइट पार्टिकल भी उनमें से हो सकता है, चाहे वो 0.0001% हो। तो पावर प्लांट्स को हाँ मैं करेक्ट मानता, क्योंकि मैंने तो ये सोच रखा है जब भी मुझे एग्जाम में कहीं पर भी कोई गैसेस से रिलेटेड चीज देखने को मिलती है उसमें पावर प्लांट्स की बात करी गई हो, व्हीकलर एमिशन की बात करी गई हो, तो जो गैसेस पूछी गई है उनमें से मैं मैक्सिमम में इनमें हाँ ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनमें से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। टेलीफोन लाइंस, अभी क्वेश्चन था यार, टेलीफोन लाइंस और लाइंस में से कोई पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, कोई गैसेस रिलीज हो रही है, कैसे हो सकती हैं? क्वेश्चनेबल था। मेरे दिमाग में 90% तो ये था कि ये नहीं हो सकता, बट फिर भी क्वेश्चन था उस प्रेशर में, ठीक है। अब क्या है, मुझे 5 में से 3 के बारे में इतना पता है कि एक मुझे गलत लग रहा है और 2 मुझे सही लग रहे हैं, मैं उसके हिसाब से अभी ऑप्शन देखता हूँ। माइक्रोवेव स्टोव विद होम्स मैंने 3 को गलत माना है। अगर मैं 3 को गलत मानता हूँ तो इस स्टेटमेंट को नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, आंसर तक पहुंच गया, बट अभी भी नहीं भागूंगा अपने आंसर तक। अभी मैं देखूंगा कि बाकी 2 जो मैंने देखे हैं उनमें से वो ठीक हो रहा है क्या। सेकंड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है, ठीक है, और थर्ड यहाँ पर नहीं है, तो मैं समझ गया कि ये तो होना ही है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में भी मुझे पावर प्लांट नहीं देखने को मिला है यहाँ पे, तो मैं इसे गलत ही मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है पावर प्लांट तो होना ही है। फिर यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पे है, यहाँ पे चलो क्वेश्चन आ गया, फिर मुझे पता है कि इंजन में से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं और यहाँ पे नहीं दिया गया इंजन, तो मैं इसे गलत मानता, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने एक चीज जो सोची थी वो आपको ऑप्शन में दिख गई है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल पा रहे हो, लेकिन बाकी चीजों के बारे में भी सोचो जो आपने बोली थी, वो भी देखो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। मुझे जैसे देखने को मिला कि मुझे सेकंड और फोर्थ तो चाहिए स्टेटमेंट में, मुझे जैसे दिखी मुझे समझ में आ गया आंसर होगा। और ब्रेक जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि हाँ जब ब्रेक्स में फ्रिक्शन होगी तो उसके उसमें से भी कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, उनमें भी मेटल्स यूज हो रहे हैं, तो वहां से हो सकता है निकले, तो वो मेरा डाउट ठीक हो गया कि ये ठीक है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सोच के करना, मैं फिर से कह रहा हूँ मुश्किल होगा करना, पर सेंस बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं किसी हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये किससे रिलेटेड है, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट पार्टिकल से रिलेटेड चीजें बताई, पार्टिकल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे चीजें बताई है, ठीक है। अब देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी कैसे होती है, आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन ऑक्साइड है। क्या है, एक आयरन ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके अंदर। विद केमिकल फार्मूला ये है, कंटेनिंग बोथ फेरस
एंड फेरिक आयरन, ठीक है। इट इज एन इनवर्स स्पाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इतना कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखना है कि एक आयरन ऑक्साइड से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक आयरन ऑक्साइड है, ओके। दिखने में कैसा है, ये ब्लैक टू ब्राउनिश ब्लैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आपको कलर पता चल रहा है। फिर फेरी मैग्नेटिक है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है मैग्नेट्स की तरफ, है ना। तो क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। मैंने क्या बताया था आपको, इसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर है जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से, और पूरे वर्ल्ड में जितने मिनरल्स हैं उनमें से, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो वो चीज यहाँ पे सच हो गई कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। उसके बाद हाई डेंसिटी है, थर्मल पावर जो है वो अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, और केमिकली स्टेबल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने अंडरलाइन किया है प्लीज उसे याद रखना, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस क्या है, इंडिजीनियस होगी, सेडिमेंट्री होगी, मेटामॉर्फिक होगी। तीनों रॉक से हमें देखने को मिलता है, तीनों रॉक से। किससे, इंडिजीनियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ब्लैक सैंड्स में देखने को मिलता है, जो हमें बीचेस में देखने को मिलती है, ठीक है। और बायो मिनरलाइज्ड है बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया वेयर दे एड इन नेविगेशन, ठीक है। पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चीजें पूछी जाती है तो वो तो सही होती है। फिर जो जो याद कर सकते हो उसकी बात करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक व्हीकल ब्रिक्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है, मोटर व्हीकल के इंजन से, पावर प्लांट से, और अदर सोर्सेज क्या है, वेल्डिंग वर्क प्लेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इवन इंडोर सोर्स लाइक ओपन फायर, some printer toners can produce it। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं बोल रहा हूँ आगे आने वाले सालों में इससे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी सिर्फ ये पूछा कि कहाँ से निकलते हैं, बाद में पूछा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज याद रखना, ठीक है। वो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, आप यहाँ से ले लेना पीडीएफ और पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। Which one of the following is a filter feeder? Which of the following is a filter feeder? अब ये चीज भी आप नहीं पढ़ते हैं यार कि इनमें से फिल्टर फीडर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कैसे पढ़ोगे। कोई न्यूज में है स्पीशीज, उसके बारे में पढ़ लिया, उसमें देख लिया कि अच्छा ये अपने मतलब कि खाने को फिल्टर करके फिर खाते हैं, जैसे ओयस्टर्स, वो ऐसा करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, पेलिकन हो गया, बर्ड है, ओयस्टर्स हो गए, ऑक्टोपस, कैटफिश, इनके बारे में आपको बताइए क्या करना है आपको। आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता। अब आपको पता है कि आपके लिए मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से इलैबोरेट किया, अच्छे से समझाया। थोड़ी मेहनत मैं आपसे भी चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, in case of which of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks is the main source। आपको बाकी में भी weathering of rocks की हेल्प से मतलब कि जो इनकी साइकिल है उसमें रिलीज देखने को मिलेगा, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी, सल्फर का भी। बट प्रॉब्लम ये बोला गया है मेन कौन सा है कि जिसमें से सबसे ज्यादा मतलब कि उस साइकिल का सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो पर्टिकुलर चीज है। क्या पर्टिकुलर चीज है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब कि आपको बताना है कि क्या वो कार्बन साइकिल है, क्या वो नाइट्रोजन साइकिल है, क्या वो फास्फोरस साइकिल है, क्या वो सल्फर साइकिल है, जिसमें जो मेन सोर्स है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, ठीक है। ये आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप करते तो इतना समझ पाते यार, कार्बन मेनली एटमॉस्फेयर जो होगा वही मेन सोर्स होगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स तो हमने नहीं पढ़ा, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आपको पता ही है। नाइट्रोजन साइकिल में भी आप देखेंगे कि मेन सोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर ही है, क्योंकि 78% जो है नाइट्रोजन वो तो एटमॉस्फेयर में ही है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स तो नहीं हो सकता। फिर आता सल्फर और फास्फोरस। अब ये मत सोचना कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का बिल्कुल भी सोर्स नहीं है कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में, है, कम है, बट इधर मेन पूछा है।
अब ऐसे ही फॉस्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप फंस जाते, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर साइकिल हो या फॉस्फोरस साइकिल हो, इसमें मतलब कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का एक अच्छा खासा जैसे हम कहते हैं कि ये एक अच्छे खासे सोर्स है। बट फिर भी सल्फर साइकिल में आपको सल्फर के हिसाब से पता होता कि नहीं यार, ये तो बहुत जगह से मिलते हैं, लेकिन फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस रॉक से मिलेगा। रॉक कहाँ से आएंगे? सेडिमेंट्री रॉक से, जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्लूडेड है। तो वहां से मैं इसका आंसर निकाल पाता जब दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ, हर एक साइकिल के बारे में आपको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन साइकिल में जो आपको मेन सोर्स देखने को मिलेगा वो गैसेस देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन साइकिल में भी गैसेस देखने को मिलेगी, ठीक है। बट जब फॉस्फोरस में आते हैं तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है, जैसे मैंने पीछे बताया। और ऐसे ही सल्फर साइकिल में भी आपको सेडिमेंट भी देखने को मिलता है, बट द थिंग इज कि गैसेस भी देखने को मिलती है। बट उसमें क्या पूछा था? मेन 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 याद रखना, मेन सोर्स। तो मेन सोर्स इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? फॉस्फोरस आंसर था, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल में जो हमें मेन सोर्स देखने को मिलता है वो रॉक्स देखने को मिलती है, सॉइल देखने को मिलती है, सेडिमेंट्स देखने को मिलता है। ये प्लीज आप याद रखना। Weathering of rocks releasing phosphate, uptake by plant, consumption by animals, decomposition, sedimentation, uplift। इस तरीके से इसकी साइकिल वर्क करती है। सल्फर साइकिल में किसी हद तक तो गैसेस भी हैं, बट मोस्टली सेडिमेंट्री है। बट वही कह रहा हूँ कि हमें बेस्ट बताना था, तो बेस्ट जो था वो फॉस्फोरस साइकिल था, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेडिमेंट्री से ही इसका मेन सोर्स है, सेडिमेंट्री रॉक से, वेदरिंग ऑफ रॉक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 डेटरी डेट्रीटिवोरस या डेट्रीटिवोर्स, ठीक है। ये क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड मतलब कि जो डेड एंड डीके मटेरियल है उस पर उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बेस्ड होती है, मैं बोलूं उनका पूरा का पूरा फूड चेन बेस्ड होता है, उसे हम डेट्रीटिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। और डेट्रीटस किसे बोलते हैं? जो पर्टिकुलरली डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स है उन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखना था कितना आसान था। अगर आपको डेट्रीटिवोर्स का मतलब पता होता तो आप क्या करते? आप सी हॉर्स को, जेलीफिश को तो वैसे ही हटा देते। क्यों? यार ये एक्वेटिक एनिमल्स है और इनका जो खाना है वो डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स पे नहीं है, ठीक है। इनका खाना जो है वो क्या है? वो डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स पे नहीं है। इनका इन किनका है? डेड एंड डीके में हमें पता है कि अर्थवॉर्म का तो है। बाकी आपको ये मेलिपीड्स या फिर वुड लाइस के बारे में नहीं पता होता तो ठीक है, बट आपको पता है जेलीफिश और सी हॉर्स निकालते 2 4 2 4 2 4 वैसे ही कट गए, और आपको पता है अर्थवॉर्म्स होने ही है, तो वन तो जहां होगा वही आंसर हो पाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको सारी चीजें नहीं पता होंगी, पर आप ऑप्शन को, अगर इनके बारे में नहीं पता तो क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्या? करेंगे, बट इनको हम साइड में रख देंगे कि भाई पहले जो पता है उससे तो सॉल्व कर लें। समझे इस चीज को? तो इन चीजों को प्लीज अपने एग्जाम में यूज करना, इन चीजों को एग्जाम में यूज करना। कोई नए नए नाम दिखते हैं, कोई बात नहीं, उनको पहले साइड में रख दो, उनको पहले टारगेट करो जो जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। तो इससे आपको आंसर तक पहुंचने में आसानी मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट्रीटिवोर्स की जो है वो डेफिनेशन लिख दी है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स को, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी जो फूड चेन है वो किस पे बेस्ड है? डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पर, या डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो मर चुके हैं और डीके हो चुके हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं? जो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डेड एंड डीके होता है उसको हम बोलते हैं डेट्रीटस, ओके। जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गए। ये क्या है कि ये है तो पहले स्पीशीज नहीं, पर हम मर चुके हैं, है ना, इसलिए डेड एंड डीके बोला गया। प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट एंड रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। इनको हम क्या बोलते हैं? जो ऐसा करता है डेट्रीटिवोर्स। अब उसमें ऑब्वियसली जेलीफिश तो आएगी नहीं, सी हॉर्सेस भी नहीं आएंगे, है ना। तो इन चीजों को आप मतलब ये बेसिक अपनी नॉलेज से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन आपको अपने नॉलेज में, अपने दिमाग में रखना है कि डेट्रीटिवोर्स के एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स एंड वुड लाइस। प्लीज याद रखना, आगे आने वाले सालों में फिर से इनको वो ऑप्शन में देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वुड लाइस जो है वो क्या है? एक डेट्रीटिवोर है। मेलिडीपीड क्या है? एक डेट्रीटिवोर है। और अर्थवॉर्म्स क्या है? इनके बारे में तो आपको खैर पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन
कार्बन मेट्रिक, कॉमन कार्बन मेट्रिक, ठीक है। अब कार्बन हर जगह दिया गया, कहा गया इसमें कार्बन दिया गया। अब हर जगह कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे। ये कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में नॉलेज की हेल्प से ही सॉल्व करे जाते हैं, करंट अफेयर्स में नॉलेज, ठीक है। ये चीज है जो आपको नॉलेज से सॉल्व करनी ही पड़ेगी, बिना नॉलेज के आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? और ये टर्म्स है, ये टर्म्स पूछी जाती है, इन्हें हम वैसे भी करंट अफेयर्स में कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। Assessing the carbon footprint of building operations around the world, यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। इससे ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, एक बार पूछ लिया फिर से नहीं आएगा। इसे किसने सपोर्ट किया था, कौन लेके आया था? यूएनजीबी, ठीक है। उस टाइम पे न्यूज में था, इस पे पूछ लिया गया, ओके। अब इसमें आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। अब ये निडालियंस जो है इसके बारे में शायद आपको ना पता हो, बट फंगी एंड प्रोटोजोआ के बारे में तो पहले भी हमने पढ़ा है और इसके बारे में हमें पता है कि ये दोनों तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। बट क्वेश्चन वही आता है कि 1 2 ठीक होगा या 1 2 3, क्योंकि निडालियंस के बारे में क्या पता आपको पता ही ना हो कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अब नहीं पता कोई बात नहीं, उस टाइम पर नहीं पता छोड़ दिया या नहीं हो सका आपसे कोई बात नहीं, पर अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कौन है। तो मैंने आगे मेंशन किया है आपके लिए कि ये जो निडालियंस होते हैं ये कौन होते हैं? ये एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे जेलीफिश हमने पीछे देखा, कोरल्स हो गए, एनीमोन्स हो गए, ठीक है। इनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? ये है, ठीक है। मतलब कि बाकी जो आधा जो पोर्शन है और बाकी जो पोर्शन है उनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं। ये होता है रेडियल सिमेट्री का मतलब कि जो पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिज्म है उसे अगर आप हाफ में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एक सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो ठीक है। एंड स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। दे ऑफन फॉर्म वाइटल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आपको पता होता अगर कि निडालियंस का एक एग्जांपल कोरल्स भी है, तो आपको पता है कोरल्स का जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, जूज़ैंथली के साथ, जो पहले भी हमने पढ़ा है। जब कोरल्स पढ़ा है तभी मैंने आपको बताया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार ना बस टर्म नहीं पता होती, तो उसकी वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब आपको याद रखना है निडालियंस के एग्जांपल में क्या आएगा? जेलीफिश आएंगी, कोरल्स आएंगे, ठीक है, एनीमोन्स आएंगे। ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नया नाम है फिर से। तो इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, किसके साथ देखने को मिलता है? ज़ूज़ैंथेले एल्गे के साथ, ठीक है। फिर फंगी, फंगी के बारे में तो यार सबको ही पता है ना, ये क्या है? ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? बाय एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्म क्रूशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मोस्ट नोटेबली किसके साथ? माइकोरहिज़ेई के साथ, ठीक है। आपको याद रखना है विद प्लांट रूट्स, ये याद रखना है कि ना फंगी से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जैसे कोरल से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंगी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है, आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, आपके लिए काफी हेल्प होगी। ऐसे ही प्रोटोजोआ से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसे आप पढ़ लेना, आपके लिए क्या होगा? थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे एक चीज है कि याद रखना फंगी यूकारियोटिक और जो प्रोटोजोआ है वो भी यूकारियोटिक है, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है इट इज नॉट यूकारियोटिक, बट जो मेन में चीजें देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप पढ़ लेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स है, इसको इसके रहने से फायदा हो रहा है, इसको इसके रहने से फायदा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है ना, तो म्यूचुअल हार्मनी में है, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं खुद से, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूकारियोट्स है, ये भी यूकारियोट्स है, ठीक है। प्लीज ये याद रखना, यही से क्वेश्चन पूरा का पूरा घुमा देंगे अगर पर्टिकुलरली इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी की चीजें हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।